हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। और आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले का जो वीडियो अपलोड हुआ है चैप्टर 3, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले चैप्टर 3 देख लेना, उसके बाद आज वाला सेक्शन देखना, तब जाकर आपको और क्लियरिटी हो जाएगी चीजों में, कॉन्सेप्ट्स में। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, जो कि हम एनसीईआरटी थ्योरी प्लस सारे एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। प्लस आपको इसकी हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप वीडियो भी देख सकते हैं और साथ ही साथ आप हैंड रिटन नोट्स का प्रिंट आउट निकाल कर आप उससे रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम कोई विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना अगर वीडियो अच्छा लगे, और कमेंट छोड़कर जाना अगर आपको चीजें समझ में। चलिए मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करती हूँ, आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ जिससे कि आपका रिकॉल हो जाएगा और नई वाली चीजों को समझने में हेल्प मिलेगी। क्या यहाँ पर बातें हैं, सबसे पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में आए थे सबसे पहले क्या, महर्षि कन्नड़। तो महर्षि कन्नड़ ने क्या बोला, एक टर्म यूज किया था, पदार्थ। अब ये उन्होंने बोला कि जो पदार्थ है इसको अगर तोड़ते जाएं तो एक सूक्ष्म कण मिलेगा। तो ये सूक्ष्म कण का नाम उन्होंने क्या दिया, परमाणु या एटम दिया। अब बोला कि ये एटम या परमाणु, अब इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब ये हो गया अब अविभाज्य, अब इसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इसके बाद आए आपके महर्षि कत्यामा। कत्यामा ने भी कुछ इसी तरह से बात की थी। इसके बाद आप आए थे ग्रीक फिलोसफर्स भी सोचे कि हम कैसे पीछे हट जाए, तो वो आए, उन्होंने क्या बोला, अब उन्होंने उस पदार्थ वर्ड को हटाकर उन्होंने टर्म यूज किया इंग्लिश का मैटर। पहले यूज किया गया था पदार्थ हिंदी टर्म, फिर यूज किया गया इंग्लिश का टर्म मैटर। तो उन्होंने भी यही सेम बात बताई कि इन्होंने डेमोक्रेटस और ल्यूसिफर्स ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्या बोला कि जो ये मैटर है ये डिवाइड किया जा सकता है और इसको तोड़ा जा सकता है। तो मतलब मैटर क्या है, डिविजिबल है। अब मैटर को तोड़ते जाओ तो एक वापस से एक स्मॉल पार्टिकल बचेगा, जो कि क्या होगा, उस स्मॉल पार्टिकल का नाम दे दिया एटम, मतलब परमाणु। अब ये पार्टिकल जो एटम मिला, ये क्या हो जाएगा, ये भी अविभाज्य है, मतलब ये भी क्या है, इनडिविजिबल है। तो बात वही थी कि पदार्थ हो या मैटर हो, इन सब के टूटने के बाद जो एक स्मॉल पार्टिकल जो मिला, वो क्या है, उसका नाम दे दिया गया एटम, परमाणु। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हमने क्या देखा, हमने कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ देखा, फिर हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन देखा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में हमने क्या देखा था कि जो आपका रिएक्शन जो हो रही है और जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो उन दोनों के मासेस क्या होते हैं, चाहे रिएक्टेंट्स हो जो कि आपके कंबाइन कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट बन रहा है, उन दोनों के मासेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जो आपका द्रव्यमान है, ना ही इसको बनाया जा सकता, ना ही इसका विनाश किया जा सकता। इस लॉ के माध्यम से हमने समझा था बहुत अच्छी तरीके से। फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन हमने देखा था कि एक जो भी कोई एक मॉलिक्यूल बना, उसमें क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर। तो वो कांस्टेंट प्रपोर्शन का मतलब है कि एक कांस्टेंट प्रपोर्शन में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होगा, वो मिलकर वाटर के मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो एक रेशियो क्या था उसका, सेम था। जैसे कि 1:8 आया, वैसा नहीं है कि 1:8 में 1:9 हो जाएगा। हमेशा वाटर जो रहेगा, किसी भी सोर्स से लेंगे, वाटर का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, 8 रहेगा। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने अपना जो परमाणु का जो थ्योरी दिया था, सिद्धांत दिया था, उसमें कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ विवेचनाएं दी थी। उन विवेचनाओं को हमने देखा था। उसके बाद उन विवेचनाओं से निकले थे उनके ड्रॉबैक्स। तो विवेचनाओं में पहली चीज यही थी, क्या था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, उसको फर्दर विभाजित नहीं किया जा सकता। पर ये एक ड्रॉबैक बन गया किसका, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का, कि एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी पाए गए। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि आगे फर्दर डिस्कवरर्स ने डिस्कवरी की थी। ठीक है। इसके बाद देखा कि क्या था, डाल्टन ने जो आपके आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में नहीं बता पाए थे। क्या ये बोल रहे थे कि जैसे कि किसी भी एलिमेंट को आप ले लो या किसी भी एटम को ले लो, तो उसका मास क्या होगा, हमेशा सेम होगा एक पर्टिकुलर एटम का। फॉर एग्जांपल कार्बन है, तो कार्बन का मास, उन्होंने बोला कि कार्बन का मास हमेशा C12 रहेगा, हमेशा, मतलब हर केस में। पर यहाँ पर क्या हो गया, अगर C12 हो गया, C13 हो गया, C14 हो गया, तो इसका मतलब आइसोटोप्स किसके हो गए, कार्बन के हो गए। तो ये आइसोटोप्स के बारे में वो नहीं बता पाए थे। साथ ही साथ इन्होंने आइसोबार्स के बारे में भी ये नहीं बता पाए थे। इनका हिसाब से ये बातें थी कि एक दो अगर एटम है, अगर आर्गन है और आपका
कैल्शियम है, ठीक है, आर्गन और कैल्शियम, इन दोनों का क्या होता है, आपको पता है कि इन दोनों के मासेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब इन दोनों के मासेस सेम हो गए, इसका मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स है और उनके मासेस क्या हो गए, सेम हो गए। पर उनके हिसाब से क्या था, डाल्टन के हिसाब से, ये सब मैंने आपको डीपली समझाया, तो अब जाके समझ लेना, ठीक है, उस वाले सेशन में जो कि प्रीवियस वीडियो अपलोड हुआ है। तो डाल्टन के हिसाब से क्या था कि सारे एलिमेंट्स जो कि डिफरेंट है, मतलब जितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं सबके क्या होंगे, मासेस क्या हो जाएंगे, अलग होंगे। पर यहाँ तो कैल्शियम और आयरन का मास एक आ गया, तो इन्होंने आइसोबार के बारे में भी ये चीजों को नहीं समझा पाए थे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि इनके ड्रॉबैक्स निकले थे। और इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने मोल कॉन्सेप्ट समझा, अच्छे से मोल कॉन्सेप्ट को समझा और मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया इजीली, है ना। इजीली क्या, जिसने वो वीडियो देखा होगा उसने वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। आज हम यहाँ क्या करने वाले हैं, आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले आप जान लीजिए कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। उसके बाद उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है, क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कौन सा पॉजिटिव चार्ज होता है, कौन सा नेगेटिव चार्ज होता है। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन डे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिस्कवरर्स के नेम, तो जितने भी जो खोजकर्ता है इसके, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उसका नाम पूछा जाता है। प्लस इसके बाद हम पढ़ेंगे तीन तरीके के मॉडल आपको पढ़ने हैं। पहला आपको रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ना है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दूसरा आपको पढ़ना है, सबसे पहला आपको थॉमसन का पढ़ना है, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल जो थॉमसन ने दिया था। फिर आपको रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, फिर आपको बोर्स का मॉडल पढ़ना है। ये तीन मॉडल्स इसमें पढ़ने हैं। प्लस आपको इसमें आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स के बारे में पढ़ना है। फिर आपको इसमें पढ़ना है वैलेंसी के बारे में। फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपकी केमिस्ट्री भी फिर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए सीधा स्टार्ट कर देते हैं। ब्रीफ देना इसलिए जरूरी था, अगर आपको ये ज्यादा लग रहा हो तो आप पिछला वाला जो मैंने अभी आपको फिर 10 मिनट में रिवाइज करवाया है उसको आप स्किप करके आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करी जाए तो अवपरमाणु कणों की खोज बात की जाए तो अवपरमाणु कण क्या क्या हो जाएंगे आपके, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आपको सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जब खोज की गई थी तो ये समझा गया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाहर की तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या है, एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में बीच में एग्जिस्ट करते हैं नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट समझेंगे, ठीक है। अभी समझ लो कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा की गई थी। प्रोटॉन की खोज आपकी ई गोल्डस्मिथ द्वारा की गई थी, ई गोल्डस्टीन द्वारा। और न्यूट्रॉन की खोज आपकी जे चैडविक द्वारा की गई थी। ये आपको तीन डिस्कवरर्स के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी, चिंता मत करिएगा। अब मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करी जाए तो द्रव्यमान आपका इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻³ kg। एक बार इसको दिमाग में जरूर रख लेना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो मास इसका क्या हो गया, 9 × 10⁻³ kg। प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का भी क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻27 kg। तो इसका प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, एक होता है, ठीक है। इसी तरह से चार्ज क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम और इसका भी 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर ये बात करें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, ऋणात्मक होते हैं। और ये होते हैं क्या, प्रोटॉन्स आपके धनात्मक होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब विद्युतीय रूप से क्या होते हैं, ये उदासीन होते हैं, न्यूट्रल कैटेगरी में ये आते हैं। इसका मतलब इनके पास कोई भी क्या है, चार्ज नहीं होता है, ठीक है। आई होप इतना आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए आइए अब देख लेते हैं, हमको जो तीन मॉडल्स पढ़ने हैं। सबसे पहले थॉमसन का मॉडल, फिर आपका रदरफोर्ड का, फिर आपका बोर का मॉडल। चलिए आइए सारे मॉडल, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। ये प्लम पुडिंग मॉडल या क्रिसमस केक मॉडल या आप वाटरमेलन का मॉडल समझ सकते हैं। इसको तीन एग्जाम्पल से समझाया गया है। किस तरीके से समझाया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटरमेलन की बात करूं तो ये क्या हो गया, ये आपका इस तरीके से वाटरमेलन हो गया और इस वाटरमेलन में आपने सीड्स देखे होंगे, तो ये ब्लैक कलर के क्या हो गए, सीड्स हो गए, ठीक है। अब ये ब्लैक कलर के सीड्स को क्या बोला जे थॉमसन ने कि ये सीड्स क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और आपको जो रेड पार्ट दिखता है वाटरमेलन का वो क्या हो गया, ये आपका ये रेड पार्ट, पूरा जो रेड पार्ट है ये क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हो गए। तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो धन आवेशित आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। तो इनके हिसाब से क्या था, जे थॉमसन के हिसाब से कि ये पूरा जो आपका गोला है, तो इसका मतलब जो स्फेयर है, एक एटम का स्फेयर है, धन आवेशित स्फेयर है, उसके अंदर नेगेटिवली आपके ऋणात्मक
इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए होते हैं, ये उन्होंने समझाया था। मतलब अगर मैं आपको क्रिसमस के केक के एग्जाम्पल से समझाऊं तो क्रिसमस का केक आपने देखा होगा, ऊपर से पूरी ब्रेड होती है, पूरी ऐसी ब्रेड कवर्ड होती है और ऊपर से क्या है, ड्राई फ्रूट्स नजर आते हैं। तो इसी को अगर मैं क्रिसमस के केक के एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो क्रिसमस का केक हो गया ये मेरे पास इस तरीके से, और ऊपर से क्या है, इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स, इसमें अंदर थोड़ी थोड़ी जगह पे ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं। तो जो ड्राई फ्रूट्स है वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और पूरा का पूरा क्रिसमस केक क्या हो गया, वो आपका प्रोटॉन्स हो गए। और ये प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसका मतलब जो एक स्फीयर की बात करी गई, एक जो गोले की बात करी गई, ये गोला कैसा है, ये धन आवेशित गोला है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या है, धसे हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो इनके हिसाब से जो इनकी जो लास्ट में फाइंडिंग्स थी, तो उसमें पहली फाइंडिंग क्या बोली गई कि एटम क्या है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। तो एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एक स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसके अंदर धसे हुए होते हैं। ठीक, अब दूसरी फाइंडिंग क्या थी इनकी, पहली फाइंडिंग तो ये हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं और आपका जो गोला है ये धनावेशित पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है ना, जो कि प्रोटॉन्स है। दूसरी फाइंडिंग क्या है कि जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, ये न्यूट्रल है। एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये स्टेटमेंट है, एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। इनका परिणाम जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। किसका, ऋणात्मक और धनात्मक जो चार्जेस है, आवेश है, उनका परिणाम क्या होता है, ये बराबर होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। इसीलिए एटम एज अ होल क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि इसमें, क्योंकि जस्ट अ सेकेंड, इसमें पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो एटम एज अ होल क्या हो गया, एटम एज अ होल ये क्या होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब विद्युतीय रूप से ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं ये आपके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जे थॉमसन की डिस्कवरी आपको समझ में आई होगी, जिन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल का, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आता है जे थॉमसन के जो मॉडल था उसका नाम क्या है, तो प्लम पुडिंग मॉडल है या क्रिसमस केक मॉडल है, ठीक है, ये दो नाम से इनको जाना जाता है, जे थॉमसन के मॉडल को। और इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी बात नहीं कही थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काफी समय बाद हुई थी, वो अभी हम समझेंगे। तो अभी सिर्फ क्या था, अभी एक एटम, एक परमाणु के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बातें ही चल रही थी, जो कि जे थॉमसन ने किया था। आगे रदरफोर्ड भी यही बात करेंगे, ठीक है, रदरफोर्ड भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की ही बात आपको बताएंगे, जो कि अभी हम जस्ट समझने वाले, ठीक है। तो ये यहाँ पर आई होप आपको बातें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं क्या रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट का नेम क्या है, ये आपका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों इसका नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल किया इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स। तो यहाँ पर समझेंगे तो इन्होंने क्या क्या चीजें यूज करी, इन्होंने दो चीजों का इस्तेमाल किया, यूज किया इन्होंने दो चीज। पहली चीज क्या इस्तेमाल करी इन्होंने, एक अल्फा पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया। अल्फा पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं, ये हीलियम के पार्टिकल को इन्होंने लिया। अब ये हीलियम क्या था, हीलियम आपका 4, इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो ये आपका चार्ज इस पे क्या हो जाएगा, He2+, ठीक है। तो ये आपका हीलियम का पार्टिकल इन्होंने लिया था और साथ ही साथ गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया था। अब ये गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल क्यों किया था, क्योंकि गोल्ड फॉइल क्या थे, इनको पतली से पतली लेयर चाहिए थी एटम्स की, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल क्या थे, लगभग 1000
1000 एटम से मिलकर बनी हुई ये फॉयल थी। तो इनको एक बहुत ही पतली सी झिल्ली चाहिए थी, किसकी, एटम्स की पूरी एक लेयर चाहिए थी, पर एक बहुत पतली सी परत चाहिए थी, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉयल का इस्तेमाल किया था, जिसमें 1000 एटम्स लगभग मिलकर ये बना था। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में दो चीजों का इस्तेमाल हुआ। पहला तो गोल्ड फॉयल, ठीक है, जो कि 1000 एटम से मिलकर बनी हुई थी। दूसरा इन्होंने यूज किया था अल्फा पार्टिकल्स, जो कि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे, बहुत तेजी से ये मूव कर रहे थे। और ये क्या था, ये आपके पॉजिटिवली टू चार्ज, मतलब इनके ऊपर कैसा चार्ज था, 2+ का चार्ज था। दूसरी बात, इनका एटॉमिक मास क्या था, आपका 4 इसका एटॉमिक मास था हीलियम का, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ पर आपको समझनी है। अब दूसरी बात कि ये एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे, तो एक सिंपल मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, हीलियम का, एक तरह से ये मेरे पास हीलियम का एक पार्टिकल है, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, गोल्ड की फॉयल है, और यहाँ पे साइड में क्या लगा था, इसमें यहाँ पर साइड में एक स्क्रीन लगी थी, जो कि स्क्रीन किसकी थी, जिंक ऑक्साइड की स्क्रीन थी, जो कि कैसी थी, ये आपकी फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी। जब भी कोई पार्टिकल हिट कर रहा था तो वो क्या कर रही थी, वो जगमगा रही थी, दमक रही थी, ठीक है। तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज करी थी। अब जैसे ही हीलियम पार्टिकल गया, यहाँ पर स्ट्राइक करता है इसके ऊपर, इस तरीके से यहाँ पर गया, इसको स्ट्राइक करता है, इस तरीके से यहाँ पर गया, स्ट्राइक करता है। तो मेन यहाँ पर समझाने वाली बात क्या है कि हीलियम जो है एक अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है, तो ये फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, तो इस तरीके से इसकी वेव निकलेगी, और ये कहां पर, गोल्ड फॉइल पर जाकर हिट करेगी, और हिट करने के बाद यहाँ पर क्या है, स्क्रीन पर देखने पे नजर आएगा, यहाँ पर लाइट जलेगी, मतलब स्क्रीन जो है वो ग्लो करेगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए अब देख लेते हैं क्या उनके ऑब्जर्वेशंस थे और क्या उनके ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट उन्होंने निकाला, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे। तो सबसे पहली बात क्या बोली उन्होंने कि जो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या चले गए, वो सीधे के सीधे चले गए। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या समझ में आया कि जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे और इनके पास जो गोल्ड फॉयल थी, आओ उसको बहुत इजी वे में आपको समझाती हूँ। देखो क्या है, ये मेरे पास क्या हो गई, ये मेरे पास गोल्ड फॉयल हो गई इस तरीके से, ठीक है। ये मेरे पास गोल्ड फॉयल हो गई, इसके अंदर का ये न्यूक्लियस होगा। अभी उन्हें को समझ में नहीं आया था कि न्यूक्लियस है क्या है, सिर्फ समझ लो, ठीक है। ये गोल्ड फॉयल है। अब इसमें क्या था, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, सीधे ये सीधे चले गए। तो पहला क्या था, इनका क्या था, फर्स्ट आप यहां पर समझेंगे, बोर्ड को भी हटा दो साइड में, कि सम अल्फा पार्टिकल्स मूव स्ट्रेट, मतलब जो कुछ थे वो क्या थे, वो सीधे चले गए। अब देखो इसमें हिंदी में मैं क्या बताऊं, हिंदी में क्या ऐसी ही यही चीजें, स्ट्रेट मतलब सीधे चले गए, कुछ अल्फा कण क्या हो गए, कुछ अल्फा कण सीधे के सीधे चले गए, है ना। तो इसमें हिंदी का तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर क्या था, दो डबल पॉजिटिव चार्ज था, मतलब दोनों में आप पॉजिटिव पॉजिटिव लगा देंगे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, इसका मतलब यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन, कोई उसमें मतलब इधर से उधर मुड़े नहीं, और सीधे के सीधे चले गए, यहां से भी गए, ये सीधे के चले गए। तो सॉरी, यहाँ पर सम ना ही आएगा, यहाँ पर मोस्ट अल्फा पार्टिकल आएगा, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, ये सीधे के सीधे इस तरीके से चले गए, यहां से गया, यहां से सीधा चला गया, यहां से गया, यहां सीधा चला गया, यहां से गया, यहां सीधा चला गया, यहां सीधा गया, यहां सीधा चला गया। तो इसका मतलब कि पहला जो वो था कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स दे वेंट स्ट्रेट, वो सीधे के सीधे इस तरह से चले गए। तो इससे क्या समझ में आया वो भी हम देखेंगे। दूसरा इसने क्या ऑब्जर्वेशन देखा था, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं इनके ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। दूसरा इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स, कुछ, अब यहां पर बात आएगी आपकी कुछ की, कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, यहां पर कि सम थे ये दे डिफ्लेक्ट, ये क्या हो गए, मुड़ गए, डिफ्लेक्ट थ्रू स्मॉल एंगल, एक स्मॉल एंगल से क्या है, कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट कर गए। आइए देखते हैं किस तरह से डिफ्लेक्ट करे होंगे। तो यहां से अगर गया ये, और यहां से ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गए, फिर यहां से गया, यहां से क्या हो गया, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गए, फिर यहां से गया, यहां से इस तरीके से, इधर से नहीं निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से गया, यहां से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, वो डिफ्लेक्ट हो गए, सम थ्रू डिफ्लेक्ट थ्रू स्मॉल एंगल्स, ठीक है। ये इनका सेकंड हो गया। थर्ड क्या उन्होंने देखा, थर्ड देखा कि आउट ऑफ एवरी हर 12,000
हर 12,000 अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे, उसमें से एक आउट ऑफ एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल्स वन क्या था, एक क्या था, ये डिफ्लेक्ट करेगा, या वन जो है ये बाउंस बैक कर जाएगा। एक क्या कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। अब देखो इसको देखो, अभी तो क्या थे, कुछ सीधे चले गए, कुछ नहीं, ज्यादातर सीधे चले गए, कुछ क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल से। और क्या थे कि आउट ऑफ एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल्स जो निकले थे, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल क्या था, बाउंस बैक हो गया था। मतलब ये यहाँ पर मैं थोड़ी सी तिरछी रेखा से आपको बता रही हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि लाइन तिरछी चली गई, ये आप थोड़ा सा अलग करने के लिए कि ये यहाँ पर जा रहा है और यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया वापस, मतलब ऐसा बाउंस बैक हो गया। ठीक है, फिर यहां से जा रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है, और यहां से क्या हो गया, इस तरह से बाउंस बैक हो गया। तो मतलब क्या था कि जो थर्ड वाला था केस, उसमें आउट ऑफ एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल्स जो एक अल्फा पार्टिकल था वो वापस आ जा रहा था। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखे। तो अब इससे उन्होंने एक कंक्लूजन पे निकले। क्या निकले कंक्लूजन में कि मोस्ट ऑफ द, देखो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, इससे इनके हम कंक्लूजन्स पे निकलते हैं। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझनी है कि इसके कंक्लूजन्स पे निकलना है। तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि जो क्या थे, कुछ स्ट्रेट चले जा रहे थे, तो इसका मतलब कि ज्यादातर स्पेस, एक परमाणु का ज्यादातर स्थान क्या था, खाली था। उस खाली स्थान होने की वजह से वो क्या थे, वो सीधे के सीधे चले जा रहे थे। तो यहाँ पर समझ में आया कि एटम का जो क्या था, स्थान जो था, यहाँ पर स्थान जो था वो ज्यादातर क्या था, स्थान ज्यादातर क्या था, ये खाली पाया गया। जब ज्यादातर स्थान खाली है तो इसका मतलब क्या थे, सारे के सारे आराम से उसको, जब खुद ही सोचो रास्ता क्लियर है तो सीधा सीधा चले गए मजे से। फिर दूसरा उन्होंने पाया कि जो एटम है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज कुछ देखा, उन्होंने कुछ समझ आया कि क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज थे, और ये जो जब ये स्मॉल एंगल से बाउंस हो रहे थे, जब ये स्मॉल एंगल से इस तरीके से यहाँ से बाउंस हो जा रहे थे, इस तरह से यहाँ से बाउंस हो गया ये स्मॉल एंगल से, तो ये देखा कि ये इसके पास आने के बाद, मतलब ये बीच वाले इस पोर्शन के, इस उनको न्यूक्लियस कुछ नहीं पता था उस समय तक। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि बीच वाले गोले से पास, उसके पास आने से ये मुड़ जा रहा है। तो इसका मतलब उन्होंने ये पाया कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जो कि अंदर है किसके, एटम के प्रेजेंट। ठीक है, तो दूसरा उन्होंने समझा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस रिसाइड कहां पर, इन एटम। एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज एक स्फीयर है, उसको न्यूक्लियस उन्होंने बोला, क्योंकि वहां से वो मुड़ जा रहे थे। तीसरा उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन दिया कि सारा का सारा मास, तो यहां पर क्या हुआ, सारा द्रव्यमान और सारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ये कहां है, ये नाभिक में पाया जाता है। तो ये इनके 3 कंक्लूजन्स थे इनके ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से। तो आई होप यहाँ पर आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आइए मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ। क्या क्या मैंने बोला कि जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था ये दिया किसने, ये रदरफोर्ड द्वारा दिया गया। इन्होंने 2 चीजों का इस्तेमाल किया, पहला आपका अल्फा पार्टिकल्स, दूसरे आपके गोल्ड फॉइल। तो जो अल्फा पार्टिकल्स थे ये आपके क्या थे, ये हीलियम के पार्टिकल्स थे जिसमें +2 चार्ज था, और ये क्या थे, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे, प्लस इसमें क्या था, आपका मास क्या था, 4 यूनिट था इसका म्यू। ठीक है, अब देख लेते हैं अब इसके बाद क्या बात हुई थी कि जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल का क्यों यूज किया गया, क्योंकि इनको थिन एज पॉसिबल, मतलब जितनी पतली से पतली झिल्ली इनको चाहिए थी, तो उस पतली से पतली झिल्ली के लिए क्या था, गोल्ड फॉइल बहुत अच्छा एक स्रोत माना गया, जिसमें कि 1000 लगभग पार्टिकल से मिलकर वो गोल्ड फॉइल बनी थी, 1000 एटम से मिलकर वो बनी थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या था, रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने करी थी। उन्होंने क्या किया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल को क्या किया, फेंका गया, और यहाँ पर गोल्ड फॉइल प्रेजेंट थी, तो ये थी आपकी गोल्ड फॉइल, ये थे यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स। यहाँ से ये ऐसे बंदूक के करके चलते चले जा रहे थे, गोली चल रही थी, दग रही थी, अल्फा पार्टिकल फटाफट निकल रहे थे। अब इसमें क्या था, पहला ऑब्जर्वेशन क्या हुआ था कि सारे सारे कुछ मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे जिन 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 करके निकल गए, सीधे सीधे, तो उनको रास्ता मिला और फटाक से वो चले गए।
कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, वो वापस बाउंस बैक हो गए, मतलब बाउंस बैक नहीं, मतलब डिफ्लेक्ट हो गए, स्मॉल एंगल, थोड़े एंगल से मुड़ गए, मतलब क्या था, जा रहे थे, आगे देखा अरे पापा है इधर, अब इस रास्ते से नहीं जा सकते, थोड़ा सा मुड़ के चले गए, रास्ता चेंज कर लिया। कुछ क्या थे अल्फा पार्टिकल्स, देखा कि पापा के साथ साथ क्या है, दादाजी भी खड़े हैं मारने के लिए कि कहाँ जा रहे हो घूमने, तब क्या था, पूरे के पूरे मुड़ गए, वहां गए, देखा अरे हाँ बस चौराहे पे खड़े पापा दादाजी चाचा सब पूरे के पूरे मुड़ गए वापस। तो ये क्या थे, ये इनके ऑब्जर्वेशंस थे। अब इन ऑब्जर्वेशंस में क्या थे, ये कंक्लूजन निकला कि ज्यादातर स्पेस क्या था, एक पूरे के पूरे एटम के अंदर वो क्या था, खाली था। जो भरा हुआ स्पेस था वो एक सेंटर में प्रेजेंट होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। तीसरा क्या देखा कि सारा का सारा मास, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसको बोलते हैं नाभिक। तो ये सारी एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन इनके निकले। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए मैं इसको रब कर देती हूँ, जो पॉइंट बचे हैं उसको मैं यहाँ पर बता। तो आप देख सकते हैं क्या कि रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, इसके करने के बाद इन्होंने एक मॉडल दिया, उस मॉडल का नाम था न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो ये किसका न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम आया, रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, परमाणु का नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड ने दिया। कब दिया, जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके बाद इस मॉडल को उन्होंने प्रस्तुत किया और कुछ नतीजों पर आए। जैसे कि पहला नतीजा क्या हो गया कि देयर इज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर, कि कोई भी एक एटम है उसके सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। तो क्या इन्होंने बताया, वही चीज कि एक मेरे पास एटम है और इस एटम के अंदर ये जो है, ये पोर्शन, ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियस, ये नाभिक बोला इन्होंने आपके रदरफोर्ड ने। कब बोला, जब इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर लिया, तब ये पाया कि किसी भी परमाणु के अंदर जो सेंटर वाला एरिया होता है, वो सेंटर के एरिया को नाभिक बोलते हैं। और ये कैसा होता है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज का होता है, इसका मतलब धन आवेशित होता है। तो परमाणु का केंद्र कैसा होता है, धन आवेशित होता है। इन्होंने पहली बात यहाँ पर बताई अपने न्यूक्लियर के मॉडल में। ठीक है, नाभिक आपके मॉडल में, नाभिकीय मॉडल में इन्होंने पहली बात ये रखी। दूसरी बात क्या रखी कि सारा का सारा मास जो होता है, द्रव्यमान होता है, किसी भी एटम का, किसी भी आपके परमाणु का सारा द्रव्यमान होता है, वो सेंटर में पाया जाता है। और सेंटर क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि सारा का सारा द्रव्यमान मास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज हो गई। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, अब ये रिवॉल्व करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपके, देखो यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, रिवॉल्व करेंगे बाहर की तरफ इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये बाहर की तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। अब न्यूक्लियस के बाहर की तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इन्होंने दूसरी बात कही थी। अब इसी बात से, इसी सेकेंड वाले ये पॉइंट से क्या बन जाएगा, इनका ड्रॉबैक आएगा, आगे हम उसको समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तानुकार मार्ग में चक्कर काटते हैं, चक्कर काटते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइज ऑफ अ न्यूक्लियस। अब इन्होंने एक एटम, एक परमाणु के से कंपेयर किया, क्या कंपेयर किया, साइज ऑफ अ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का साइज और एटम के साइज को कंपैरिजन किया। तो ये पाया कि जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, ये बहुत छोटा है। और लगभग कितना छोटा है, ये 10⁵ टाइम्स छोटा है किसके, परमाणु से। तो रेडियस क्या है न्यूक्लियस की, इज 10 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ अ एटम। की जो त्रिज्या है, त्रिज्या किसकी, नाभिक की जो त्रिज्या है, नाभिक की जो त्रिज्या है ये कितनी है, ये 10⁵ टाइम्स लेस है किसके, लेस है किसके, एटम परमाणु की त्रिज्या से इतना त्रिज्या इसका कम है। तो साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। अब इनके हिसाब से क्या था, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से इस तरह से रिवॉल्व करते क्या था कि क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा था, त्वरण हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स में, तो क्या था, वो धीरे धीरे त्वरण करते एक्सेलरेट होते क्या होगा, धीरे धीरे उनकी एनर्जी कम होती चली जाएगी और आकर अंदर वो आकर गिर जाएंगे। तो इनके हिसाब से ये था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करते रहते हैं और लूज करते ऐसे
ऐसे इस तरह से सर्कुलर पाथ में, इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल नहीं, इस तरह से सर्कुलर पाथ को करते करते इस तरीके से यहाँ पर अपनी एनर्जी को लूज करते 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 ये नीचे यहाँ पर जाकर गिर जाएंगे। अब क्या है, जब ये गिर जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये एटम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। पर हमें पता है क्या है कि हमारा जो परमाणु होता है, एटम होता है, वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहीं पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब गिर गए, तो जब वो गिर गए किसके अंदर, नाभिक के अंदर, तो वो क्या हो गए, अपनी स्टेबिलिटी खो देता है इनके हिसाब से। तो ये क्या था, ये इनका एक ड्रॉबैक था, जो कि अभी फर्दर और साइंटिस्ट आकर फिर बताएंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, किस तरह से आपके प्रोटॉन्स, किस तरह से न्यूट्रॉन्स आगे एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम बोर मॉडल के थ्रू पर देखेंगे। तो इनके हिसाब से जो ये ड्रॉबैक हो गया वो क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे ही रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसका मतलब वो मूव कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में, एक्सेलरेशन हो रहा है, त्वरण हो रहा है। त्वरण होने के कारण क्या है, वो अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। अब लूज करने से क्या हो जाएगा, वो आकर गिर जाएंगे किसमें, न्यूक्लियस में। तो वो अपनी स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे, कौन, आपके रदरफोर्ड, स्टेबिलिटी की। एटम एक स्टेबल है और सबको पता है कि एटम स्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी की बात नहीं समझा पाए थे, तो इसलिए क्या था, ये एक इनका एक ड्रॉबैक बन गया था। ठीक है, तो ड्रॉबैक से ही तो नए मॉडल्स का वो क्या होता है, बनना होता है। तो आगे साइंटिस्ट ड्रॉबैक को लेकर दूसरी अपनी चीजों को डिस्कवरी करते हैं। तो यहाँ पर आपके 2 मॉडल्स मैंने कंप्लीट करे। तो आज हम सेशन को इतना ही रखते हैं, कल मैं बाकी बोर्ड मॉडल और आपको साथ में जो बचे हुए चीजें हैं इसमें 2-3, तो आधे घंटे का टॉपिक आपका रह गया, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगी। और प्लीज बताया करिए कि आपको सेशन से फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कुछ डाउट हुआ करे तो पूछा जरूर करा करिए। आपके डाउट्स का, आपके कमेंट्स का बहुत वेट रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।